आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। 9,12,696 करोड़ का यह बजट पेश किया गया है। प्रदेश में 50 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। प्रदेश की जीडीपी 30.25 लाख करोड़ की है। 13.4% की दर से प्रदेश में विकास हुआ है। 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए है। वहीं राजकोषीय घाटा की अगर बात करें तो 3% रखने का उसको लक्ष्य रखा गया है। वहीं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 44,744 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां योगी का महा बजट पेश किया गया और हमारे सहयोगी ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। एक बार उनका रुख करेंगे। अविनाश लखनऊ से और विनीत आगरा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख अविनाश मैं आपका करूंगी। उत्तर प्रदेश का अभी तक का सबसे बड़ा ये बजट पेश किया गया है। लोगों में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? देखिए, आपसे थोड़ी ही देर पहले शगुन बजट भाषण खत्म किया है सुरेश खन्ना ने, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर बाद रिएक्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष तो पहले से ही ये बोल रहा है कि सरकार जो पिछला बजट था उसको आधा ही खर्च कर पाई है, तो इस बजट को लेकर क्या कहा जाए। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस बजट में शगुन कई नई चीजें देखने को मिली है। अगर इस बजट की बात करें तो इसमें विशेष रूप से सरकार ने चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार पर फोकस किया है। साथ में किसानों को किस तरीके से उनकी आय को बढ़ाया जाए और किसानों कृषि से जुड़ी जो तमाम योजनाएं हैं, जो तमाम सेक्टर्स हैं, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस किया गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज आपको यह भी बता दें कि इस बार के बजट में एक अभूतपूर्व चीज देखने को मिली है कि सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बजट है उसको कह सकते तकरीबन 70% बढ़ाया है पिछले साल के मुकाबले। तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसा कि चूंकि सुबह में जब सुरेश खन्ना से बात हुई तो उन्होंने बार बार बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि हम युवाओं को न सिर्फ सरकारी नौकरियों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए रोजगार सृजित करेंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। तो सोचिए, 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो धन का प्रबंध है वो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में रखा गया है। ये बहुत ज्यादा बजट है पिछले साल के मुकाबले। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो भी तकनीक पर बार बार खासा जोर दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें, खास तौर पर अगर हम एनसीआर के इलाकों की बात करें, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, पिछले 5 से 7 सालों की बात करें तो दुनिया की जो कई बड़ी आईटी कंपनियां हैं उन्होंने वहां पर निवेश किया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर निवेश आता है आईटी सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, तो उसका फायदा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के युवाओं को होगा। मुख्यमंत्री भी बार बार ये बोलते रहते हैं कि हमारी कोशिश जरूर है कि यूपी के युवाओं को हम सरकारी नौकरी दें, सरकारी नौकरी से जोड़ सके, लेकिन दक्षता के हिसाब से यानी कि कौशल के हिसाब से भी युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाले समय में जो यूपी का आईटी सेक्टर का जो हब होगा वो एक बड़ा हब होगा। और चूंकि अगर हम साउथ के स्टेट की बात करें, खासतौर पर हम कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो अभी कहीं ना कहीं अगर बेंगलोर का ही नाम ले लें तो थोड़ा सा आगे दिखता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की योजनाएं अब तेज गति से इस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में दूसरे क्षेत्रों की तरह आईटी सेक्टर जो है उत्तर प्रदेश का वो काफी मजबूत होने वाला है। हालांकि अगर हम एग्री बेस्ड सेक्टर की बात करें तो लेकिन निश्चित तौर पर अविनाश, तमाम सेक्टर्स पर जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि इस बार थोड़ा पैटर्न अलग देखने को मिला। आईटी सेक्टर के ऊपर भी जोर दिया गया, टेक के ऊपर भी जोर दिया गया है। हमारे सहयोगी विनीत ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ व्यवसायी मुझे नजर आ रहे हैं। विनीत, इस बार टेक्सटाइल सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट दिया गया है। क्या व्यापारियों में इसको लेकर खुशी देखी जा रही है? बजट को क्या समझ पा रहे हो बजट को लेकर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो सबसे बड़ा बजट इस समय कहा जा रहा है। और तमाम, जैसा कि हमारे साथी अभी सहयोगी अविनाश बता रहे थे कि हर सेक्टर में यहाँ जोर दिया गया। लेकिन जनता का रिएक्शन क्या है, ये आपने सवाल अविनाश से किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ तमाम व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं और समाज सेवी भी। सीधे इन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर लेते हैं वॉशिंगटन में कि ये जो बजट आपने देखा कि 9,12,000 करोड़ और उसके अलावा, तो क्या कहेंगे इस बार की, क्या कुछ खास रहा? देखिए, इस बार जो है योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो वाकई में ही बहुत सही है। इसमें हर वर्ग को कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है, स्पेशली जो है महिला सशक्तिकरण के लिए, और उसके अलावा जो उन्होंने हेल्थ पर दिया है, एजुकेशन पर दिया है, और उन्होंने करीब करीब सभी सेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखते हुए उसको बजट को पेश किया है।
सिर्फ मायूसी थोड़ी सी ये है कि पर्यटन को जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। सिर्फ मथुरा वृंदावन के अंदर ही 896 करोड़ रुपए का जो उन्होंने प्लान किया है धार्मिक टूरिज्म के ऊपर, वो जो उस पर दिया है। पर जैसे कि एक्सपेक्ट करते थे लोग कि आगरा के लिए एक अलग से पैकेज होगा, अलग प्राधिकरण बोर्ड का निर्माण होगा, वो सब कुछ नहीं मिला है। इसलिए पर्यटन जगत को थोड़ा सा निराशा है। आप एज ए पर्यटन उद्यमी की तरफ से बात करना चाहते हैं, तो आपका कहना यह है कि पर्यटन उद्योग के लेकर थोड़ी सी निराशा है, बाकी बजट ओवरऑल बहुत अच्छा है। सर आप बता दीजिए क्या है। सरकार का जो बजट आज आया है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने बहुत छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान दिया है, एजुकेशन सेक्टर पर, मेडिकल सेक्टर पर, सभी पर बहुत अच्छा बजट आया है। लेकिन पर्यटन के हिसाब से बहुत ही पुअर बजट है और हम पर्यटन से जुड़े लोग हैं, हमको बहुत सारी उम्मीदें थी। धार्मिक स्थलों को दिया है, मतलब अयोध्या पे भी है, मथुरा वृंदावन पर भी है, पास ही की नगरी। लेकिन आगरा भी धार्मिक नगरी है, उसके यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत प्राचीन मंदिर हैं। तो अगर यहाँ पर्यटन के लिए, जैसे ये पर्यटन उद्योग के लिए दिया है, तो धार्मिक के लिए आगरा को दे देते। सर 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इस पूरे बजट को जो वित्त मंत्री ने बजट पेश तो बीजेपी का बहुत अच्छा आता है और बहुत ही बढ़िया सराहनीय आता है, पर छोटी छोटी चीज़ों पर अगर इन पर और ध्यान दिया जाए, यहाँ का व्यापारी बहुत नाखुश है, बहुत परेशान है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। किया? सर बजट में देखा गया कि चिकित्सा शिक्षा को बहुत अच्छा यहाँ पर इस बार IT सेक्टर में बहुत अच्छा करने की कोशिश की गई, स्वरोजगार पर बहुत पैसे खर्च करने की कोशिश। सरकार ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा बजट है। अच्छा बजट मानते हैं आप बता दीजिए। सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है सर। इसमें छोटी चीज़ों को ध्यान रखा गया। MSME जैसे काफ़ी उद्योगों को बढ़ावा देती है, उस पर काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है। बस थोड़ा सा यही है कि आगरा पर्यटन की नगरी है और सबसे ज़्यादा जोर इसी पे रहता है और कोई विशेष यहाँ का व्यापार नहीं है, तो उस पर थोड़ा बजट पे फोकस किया जाता तो थोड़ा अच्छा लगता है। मैं देख रहा, पिछली बार भी हमने शायद बातचीत की थी यहाँ के आगरा के उद्यमी से, तो उस समय भी यही निराशा हाथ लगी थी कि आगरा को पर्टिकुलर कुछ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन सड़कों पर दिया गया है। इस बार कहा जा रहा है कि सड़कों के निर्माण में विकास के लिए अपना इसके अलावा आयुष्मान भारत के लिए ये बजट बहुत सराहनीय है और गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। सड़कों के लिए भी दिया है और मथुरा के लिए भी दिया, वृंदावन के लिए दिया है। और हमारी गवर्नमेंट से यही अपेक्षा है कि आगरा को बहुत सुधार हो और उसके लिए खूब अच्छा बजट आए, जिससे टूरिज्म बढ़े, और टूरिज्म बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगा डे बाय डे। देखिए बिल्कुल, मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ ये पर्यटन नगरी है, जाहिर सी बात है सभी लोग पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं, होटल उद्योग से जुड़े हुए हैं। आगरा में अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो पर्यटन के नाम पर यहाँ पर थोड़ा सी देखिए काफी सारी समस्या है। यहाँ एयरपोर्ट की हर बार समस्या रहती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर गंगा जल की बात की जाए तो आधे शहर में भी इस समय गंगा जल है। शहर के विकास की बात की जाए तो जाम की बड़ी समस्या है, जूता उद्योग को लेकर बड़ी समस्या यहाँ पर है। तो काफी सारी चीजें ऐसी थी जो कि उम्मीद थी कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन देखा जाए ओवरऑल बजट सब अच्छा बता रहे हैं कि काफी अच्छा बजट है। मैं सुन रही सबसे हूँ बड़ा उनकी बजट बात जो है करी वो तो पेश उनको किया है। ओवरऑल बजट तो काफी अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी सी उम्मीद उनको आगरा को लेकर थी कि पर्यटन नगरी है तो उसको भी थोड़ी बहुत तवज्जो यहाँ पर ज्यादा मिलनी चाहिए थी। अविनाश, मैं आपका यहाँ पर रुख करूंगी। इस बार के बजट को चुनावी बजट कहा जा रहा था कि चूंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, तो ऐसे में सभी की आकांक्षाएं, उम्मीदें कहा जाए इसको लेकर यही थी कि ये बजट पूरा चुनावी होने वाला है। और जिस तरह से मैं पूरे बजट को रीड कर पा रही हूँ अभी, शिक्षा के ऊपर जिस तरह से ध्यान दिया गया है, स्वास्थ्य को लेकर, कृषि को लेकर, आप रोजगार की बात की जाए, यानी कि हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा देकर एक तरह से ओवरऑल चुनावी बजट तो ये नजर आ ही रहा है। देखिए, कोई भी पार्टी होती है और कोई भी सरकार होती है शगुन, और जब भी चुनावी साल होता है तो जाहिर सी बात है कि उस बजट में कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं डाली जाती हैं जो इलेक्शन को प्रभावित कर सके। लेकिन देखिए, अगर हम इस बजट की बात करें, जैसा कि मैंने पहले कहा कि चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं शगुन की जो पूरा बजट है, जो 9,12,000 करोड़ का बजट है, अगर उसमें से हम चिकित्सा स्वास्थ्य की बात करें तो तकरीबन 6% अकेले जो उसका अंशदान है, यानी कि टोटल बजट का तकरीबन 6 से 6.5% सिर्फ चिकित्सा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो शिक्षा पर, तकरीबन 12% का जो बजट होगा, यानी कि टोटल बजट का तकरीबन जो 12% का बजट होगा वो अकेले शिक्षा के क्षेत्र में। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा मोटो है सरकार का वो ये है कि युवाओं को
पढ़ाई के साथ साथ एक कह सकते हैं कि तकनीक के साथ उनको जोड़ा जा सके, ताकि जो रोजगार की एक समस्या देखी जा रही है, हालांकि अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो जो बेरोजगारी दर है उत्तर प्रदेश में वो तकरीबन 2% के आसपास आकर रुक गई है। सरकार की कोशिश ये है कि इसको 1% के भी नीचे लाया जाए। तो जब तक युवाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा, उनको सरकारी नौकरियों के अलावा उनमें दक्षता पैदा नहीं की जाएगी, उनको एक्सपर्ट नहीं बनाया जाएगा, तब तक जो बेरोजगारी दर है उसको न्यूनतम करना संभव नहीं है। तो यही वजह है कि 12% से ज्यादा जो बजट का एक अंशदान है वो शिक्षा का है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं। और वहीं अगर हम किसानी की बात करें तो कृषि यानी कि जो एग्रीकल्चर है उससे जुड़े जो सेक्टर हैं उस पर तकरीबन 9% जो पूरा बजट है उसका खर्च किया जाएगा। तो ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जो कहीं ना कहीं आपके बुनियादी ढांचे को वो दुरुस्त करते हैं। तो इसमें देखिए, चाहे हम चिकित्सा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसानी की बात करें या फिर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की बात करें, इस पर सरकार ने सबसे ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि किसी भी राज्य को बेहतर बनाने में यही चीजें सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अगर प्रदेश शिक्षित नहीं होगा तब तक वो प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। साथ में स्वास्थ्य सेवाओं का होना बहुत जरूरी है। और अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो सरकार ने कहीं ना कहीं इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया, चूंकि सरकार ने लक्ष्य रखा था 1 जिला 1 मेडिकल कॉलेज, और लगभग सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है और उस लक्ष्य को प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। चूंकि अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो रिकॉर्ड संख्या में जो जिला मुख्यालय होते थे, जहां पर जिला चिकित्सालय थे, वहां पर उनको मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया गया। तो ये वो सेक्टर है। दूसरी बात अगर हम करें, अगर हम बुनियादी ढांचे के साथ साथ औद्योगिक विकास की बात करें, देखिए तकरीबन चूंकि ऊर्जा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और अगर हम जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की थी कि अगर 17 से पहले की बात करें तो बिजली की समस्या जो थी उत्तर प्रदेश में सबसे आम थी। शिफ्ट वाइज जहां पर बिजली दी जाती थी, 6-6 घंटे की शिफ्ट होती थी। लेकिन आज अगर हम जिला मुख्यालयों की बात करें तो 22 से 24 घंटे की बिजली होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे की बिजली होती है। तो ये रोस्टर सरकार ने लागू किया, लेकिन उस पर खर्च भी सरकार के पास से चूंकि बहुत ज्यादा आया। अगर हम बात करें जो बिजली पैदा करने की क्षमता है तो उसमें भी तकरीबन 70% के आसपास सरकार ने इसको बढ़ाने का काम किया। जो प्रतिवर्ष अगर हम मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की बात करें तो अभी 9000 से ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष जो बिजली उत्पादन की क्षमता है वो 9000 मेगावाट से ज्यादा हो चुकी है, जो कि अगर हम 16-17 की बात करें तो वो तकरीबन 5000 मेगावाट के आसपास थी। तो ये सरकार की उपलब्धि रही है, और इसके पीछे वजह ये है कि सरकार ने बजट को उस तरीके से डिजाइन किया है। इस बार अगर ऊर्जा की बात करें तो सोचिए कि 65,000 करोड़ रुपए अकेले ऊर्जा को दिया गया है। चूंकि सरकार की कोशिश यही है कि अगर कृषि के साथ साथ, चूंकि कृषि में भी जो तमाम ट्यूबवेल चलते हैं उसके लिए भी सरकार ने सब्सिडी लगाई है, लेकिन अगर औद्योगिक विकास के रास्ते पर प्रदेश को आगे बढ़ना है तो उसके लिए ऊर्जा, और ना सिर्फ ऊर्जा बल्कि जो अतिरिक्त ऊर्जा, यानी कि अगर हम सोलर प्लांट की बात करें तो उस पर भी सरकार ने तकरीबन 2000 करोड़ का जो बजट है वो निर्धारित किया है। तो ये चीजें दर्शाती है कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और आने वाले सालों में जिस तरीके से साल दर साल बजट में वृद्धि देखी गई है, इसका असर भी देखने को मिलेगा। और देखिए, निश्चित तौर पर अविनाश, कृषि, ऊर्जा और महिलाओं का हम यहाँ पर खास तौर पर जिक्र कर रहे थे। मैं एक बार विनीत के पास जाना चाहूंगी। विनीत, इस बार एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ी राशि दी गई है, उसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब के पैटर्न के हिसाब से भी काफी सारी चीजें आसान कर दी जाएंगी। यानी कि औद्योगिक सेक्टर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि अविनाश ने भी जानकारी दी थी, ऊर्जा सेक्टर मेन होता है, उद्योग को लेकर भी कई तरह के लोगों की उम्मीदें बजट से काफी ज्यादा थी, तो वहां पर क्या फल फूल रहा है? बिल्कुल। देखिए, लगातार अविनाश जिस तरीके से हमको अपने सहयोगी बता रहे थे, और हम भी लगातार यहाँ पर देख रहे थे ग्राउंड जीरो से, कि किस तरीके से जो बजट है वो एक ऐसा बजट है जो हर वर्ग के लिए दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो देखिए, बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जब से योगी सरकार है तब से लगातार यूपी की तस्वीर बदलने का काम हो रहा है। पिछली अगर सालों में अगर बात की जाए, अगर पिछले सरकार की बात की जाए तो तब से लगातार सुधार जो है वो यूपी के तमाम सेक्टरों में देखने को मिल रहा है। अगर उद्योग की बात करें, देखिए आगरा भी औद्योगिक नगरी, यहाँ पर पर्यटन नगरी है। हालांकि उद्योग के क्षेत्र में सर क्या कुछ कहेंगे? क्या उम्मीद लग रहा है कि आपको कि अब उत्तर प्रदेश जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर पिछले 10 वर्षों से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश डे बाई डे प्रोग्रेस कर रहा है, और अभी भी जैसे ये बजट भी जो आया है इसमें भी एमएसएमई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। काफ़ी पैसा एमएसएमई को दिया जाए, और हर बजट के अंदर एमएसएमई को ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एमएसएमई स्ट्रांग होने से देश की अर्थव्यवस्था भी बदलती है। मैं इसके साथ साथ कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पर्यटन उद्योग आगरा के अंदर है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इंडस्ट्री जो है नॉन पॉल्यूटेड है
वो है पर्यटन। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी अगर थोड़ा सा और बजट दिया जाए तो इससे पर्यटन बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था भी जो है उसमें चेंज आएगा। अभी हमारे जीडीपी जो है पूरे देश का जो पर्यटन से मिलता है 9.5% है। इसको हम और थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। कई रोजगार की स्थापना हो सकती है इसमें, पर उस और थोड़ा सा ध्यान दें। हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि 2000 जो तीसरी योगी सरकार जब बनेगी अगली बार में, तो पर्यटन को ये लोग ध्यान में। उम्मीद है, देखिए लगातार उम्मीद तो है, व्यापारी में उम्मीद है कि योगी सरकार जिस तरीके से लगातार बजट अपना अच्छा करती आई है और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, इस आपको क्या लगता है एमएसएमई सेक्टर में या उद्योग के क्षेत्र में आपको कि इस बजट को किस तरीके से? एमएसएमई सेक्टर को बीजेपी सरकार ने बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। उससे पहले इस पर किसी का ध्यान नहीं था। इससे जीडीपी बहुत बड़ी है। इसी तरीके से अगर पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाए तो उसकी उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं हम लोग कि वो इस बजट में नहीं तो अगले बजट में देंगे, लेकिन मिलेगा जरूर। अब आप किसी बोर्ड की बात कर रहे थे। अगर पर्यटन बोर्ड के गठन किए जाएं, हर महानगर स्तर पर पर्यटन बोर्ड के अगर गठन किए जाएं तो पर्यटन उद्योग अपने आप ही प्रोग्रेस कर जाएगा, क्योंकि जो पर्यटन का पैसा है वो पर्यटन पे खर्च हो। चलिए, ऐसा लगता है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि चलो इस बार ना हुआ, लेकिन अगली बार उम्मीद है कि शायद कुछ ये आपकी बात जो है वो वित्त मंत्री तक पहुंचे और अगली बार कुछ खास देखने को मिले। सर, उद्योग के क्षेत्र में क्या कुछ कहना चाहते हैं? उद्योग के क्षेत्र में साहब मेरा सविनय निवेदन यही है कि इस बार नहीं मिला तो अगली बार जरूर मिलना चाहिए, पर आगरा को जरूर मिलना चाहिए। जो हमारा अधिकार है, हम इतने उम्मीद से बैठे हुए थे कि आगरा को बहुत कुछ मिलना चाहिए था, तो उस हिसाब से ओवरऑल बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उद्योग क्षेत्र में तो काफी तरक्की हो रही है। सर, उद्योग की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश हमारा राइजिंग उत्तर प्रदेश बन गया है और आने वाले दिनों में हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया निकल के आएगा और हम इसका प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगली बार जो बजट आए तो आगरा को बहुत कुछ मिले। निश्चित तौर पर विनीत, अगर मैं कुल मिलाकर तस्वीर समझ पा रही हूँ इस पूरे बजट की, तो समग्र विकास, रोजगार सृजन, महिलाओं का सशक्तिकरण और अभूतपूर्व ढांचे का विस्तार, ये कुछ चंद शब्दों में इस बजट को अभी तक मैं देख पा रही हूँ। एक बार मैं रुख अविनाश का भी करूंगी। अविनाश, महिलाओं के ऊपर भी ये बजट काफी ज्यादा केंद्रित मेरे को दिख पा रहा है। स्कूटी योजना हो, मोबिलिटी हो, उसके अलावा कौशल विकास, रोजगार की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। विशेष कौशल विकास केंद्र होंगे, प्लेसमेंट केंद्र खोले जाएंगे, महिला स्वयं सहायता समूह एवं प्रोत्साहन को लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया गया। यानी कि कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी जोर दिया गया है इस बजट में। बिल्कुल, देखिए इस बजट के केंद्र में शगुन महिलाएं हैं और चूंकि पहले से ही हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि इस बजट में महिलाओं के लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आगामी चुनाव की बात करें तो महिलाएं एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाली हैं, जैसा कि हमने बिहार इलेक्शन में देखा। और चूंकि देखिए सरकार की भी योजना है, चूंकि लखपति दीदी योजना तो सरकार बहुत पहले से चला रही थी, लेकिन अब सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि आने वाले समय में अगले 1 सालों में तकरीबन 1 करोड़ महिलाओं को, जो नई महिलाएं होंगी उनको स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़कर उनको लखपति दीदी बनाना है। इसके अलावा सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना है शगुन, उसका नाम है बीसी सखी, यानी कि बैंक सखी योजना। चूंकि उसमें भी सरकार सब्सिडी देती है, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं उनको लोन दिया जाता है बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर। तो उस योजना के दायरे को भी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। तो ये वो योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर, खास तौर पर वो महिलाएं जो आर्थिक रूप से पहले कमजोर हुआ करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार की मदद से और सरकार जो योजनाएं चला रही हैं उन योजनाओं की मदद से समृद्ध हुई हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत हुई है। और आने वाले समय में इन योजनाओं की गति को और कैसे धार दिया जा सके, ताकि जो खास तौर पर, चूंकि देखिए ये जो योजनाएं हैं, अगर हम स्वयं सहायता समूहों की बात करें तो ये समूहें जो हैं वो ग्रामीण इलाकों में भी काम कर रही हैं, लेकिन जो छोटे कस्बे हैं वहां पर ये जो योजनाएं हैं बहुत ज्यादा प्रभावी हैं। लेकिन अब सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि जो सुदूर के ग्रामीण इलाके हैं, जो बहुत ज्यादा पहले पिछड़े हुआ करते थे और जो कमजोर तबके की महिलाएं हैं, उनका किस तरीके से उत्थान किया जाए, उनको किस तरीके से एम्पावर किया जाए, तो उसमें ये योजनाएं जो है बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली हैं आने वाले समय में। और यही वजह है कि सरकार ने इसके लिए इस बजट में अलग से धन का प्रबंध किया है। और देखिए ये शुरुआत है, चूंकि अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें, 7 से 8 सालों की बात करें, तो सरकार ने एक योजना लॉन्च किया, उसका नाम था मिशन शक्ति। चूंकि उस योजना के जरिए उसमें बहुत सारी चीजें थी। सबसे पहले तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एक सरकार का बड़ा लक्ष्य था। महिलाओं में आत्मसम्मान की जो भावना
थी उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए। और उसमें कह सकते हैं कि सरकार काफ़ी हद तक सफल भी हुई, क्योंकि महिलाओं की स्थिति पहले के मुकाबले उत्तर प्रदेश में काफ़ी बेहतर हुई है। और ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि महिलाएं कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। तो इस बजट के जरिए भी सरकार ने कोशिश की कि महिलाओं की स्थिति को पहले से बेहतर बनाया जाए, ताकि जो राज्य का यानी कि यूपी का जो समग्र विकास है वो और तेजी के साथ हो सके। क्योंकि जब तक महिलाएं मजबूत नहीं होंगी, महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तो सिर्फ पुरुषों के सहारे ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दूसरे सेक्टर्स की तरह महिलाओं के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ है। और चूंकि सरकार ने यह भी बोला है कि हम आने वाले समय में तमाम योजनाओं के जरिए महिलाओं को एम्पावर करने की कोशिश करते रहेंगे, उनको रोजगार के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, चाहे हम बीसी सखी योजना की बात कर लें, लखपति दीदी योजना की बात कर लें, या दूसरे स्वयं सहायता समूहों को। खास तौर पर देखिए कई ऐसी चीजें हैं, चाहे हम खादी की बात कर लें, जो हथकरघा उद्योग है या फिर जो ग्रामोद्योग है, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी होती है, यानी कि जो ग्राउंड पर जो आदमी काम करता है वो महिलाएं होती हैं। तो उन योजनाओं में भी, चूंकि देखिए अगर हम ग्रामोद्योग और हथकरघा की बात करें तो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है। तो इन उद्योगों में भी जो महिलाओं की भागीदारी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सरकार को पता है कि अगर ये योजनाएं, अगर एमएसएमई सेक्टर की बात करें, ओडीओपी योजना यानी कि एक जिला एक उत्पाद, तो इसमें भी महिलाओं की जो भागीदारी होती है बहुत ज़्यादा होती है। चाहे हम अचार बनाने की बात करें या फिर कालीन बुनने की बात करें, कपड़ा बुनने की बात करें, तो ये जो कारीगरी होती है वो छोटे स्तर पर, और जो महिलाएं होती हैं वो इसमें दक्ष होती हैं। तो इन योजनाओं को गति देने के लिए भी एमएसएमई में, हथकरघा उद्योग में या फिर ग्रामोद्योग में भी सरकार ने इस बार बजट में पिछली बार के मुकाबले काफी कुछ ठीक ठाक बजट का प्रावधान किया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर आप हथकरघा का जिक्र कर रहे थे, तो हथकरघा और वस्त्र उद्योग की जो योजना है उसमें 2025-26 के मुकाबले लगभग 5% तक की बढ़ोतरी की गई है। तो अपने आप में ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें ग्राउंड से दिखाने के लिए और अविनाश जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।